प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आइए, आपत्ति अपनी दर्ज कराइए। अगले दिन ये जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आता है। जब प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आता है, जज साहब के सामने पेश किया जाता है, दूसरी पार्टी हाजिर रहती है, तब जाकर के जज साहब के सामने दूसरी पार्टी का वकील कहता है, साहब अगर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब प्रोटेस्ट पिटीशन का कोई मतलब नहीं, यानी अब प्रोटेस्ट पिटीशन का कोई मतलब नहीं है। पहले ही ये प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं, बाद में प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं कर सकते। अब विवाद का प्रश्न क्या आ गया? अगर हम प्रोटेस्ट पहले नहीं कर पाए, हमें अवसर नहीं मिला, हमें ज्ञान नहीं मिला, तो क्या हम बाद में प्रोटेस्ट करेंगे? जज साहब हमें आप नहीं सुनेंगे? इसी पर केस आई। केस का नाम लिखिए, वहीं पर एक केस जोड़ी जाएगी। केस का नाम लिखिए, जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये किस प्रश्न का उत्तर है, जरा एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आप भले ही पढ़ करके ना आए, थोड़ी देर के आप इसमें क्या पढ़ के आएंगे, आपको पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन जितनी देर पढ़ाया जाए उतनी देर पूरा मनोयोग से आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं समझ पाओगे। चीजें आपको नहीं समझ पाती तो ऐसे पढ़िए, ऐसे एक प्रश्न बनाइए और उस प्रश्न के एक पहलू को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जैसे एक यहाँ नया प्रश्न बन गया, एक नया प्रश्न बन गया, और प्रश्न को देखिए, काल्पनिक रूप से समझिए, आप लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को। वह प्रश्न यह है कि फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाती है और उस फाइनल रिपोर्ट के प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करते हुए अभियुक्त को छोड़ देता है, अभियुक्त को छोड़ देता है। फिर एफआईआर करता अगले दिन प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के न्यायालय में आता है, क्या मजिस्ट्रेट उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन सुनेगा कि नहीं? ये इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है। ये क्या उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन को सुनेगा कि नहीं? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। अन्वेषण अधिकारी की फाइनल रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करते हुए अभियुक्त को छोड़ देता है, किंतु अगली तारीख पर जब प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के इंफॉर्मेंट आता है, तो क्या मजिस्ट्रेट उसके प्रोटेस्ट पिटीशन को सुनते हुए एफआईआर को रद्द करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है या नहीं? इसी का सकारात्मक उत्तर इसमें दिया है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और क्यों कर सकता है, आप जान लीजिए क्यों कर सकता है। तब कर सकता है जब देखेगा प्रथम दृष्टया इस तरीके का मामला है, इस मामले को चलना चाहिए, इस मामले को चलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चल पा रहा है। पहले तो अगर मजबूत मजिस्ट्रेट है तो इसी के आधार पर कार्यवाही को शुरू कर देगा कि फाइनल रिपोर्ट में ये कमियां मैं पा रहा हूं, इसके आधार पर अपराध बन रहा है, इसलिए मैं स्वयं इसको पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेकर के इशू नोटिस टू एक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त को नोटिस जारी कर देगा। देखिए, इसके आधार पे एक होगा कि अभियुक्त को नोटिस जारी कर देगा, एक है इसको समाप्त करके कार्यवाही पूरा बंद कर देगा। अब बंद करने से तिल मिलाएगा कौन? जाकर के एफआईआर करता। जैसे बंद कर दिया तो एफआईआर करता तिल मिलाएगा, और जब नोटिस जारी करेगा तो अभियुक्त तिल मिलाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। लिखिए केस में, केस में लिखिए, जहां पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा
अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाती है, ऐसा लिखना। अंतिम रिपोर्ट आब्लिक क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आब्लिक क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाती है और मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करके अभियुक्त को छोड़ देता है। न्यायालय उसे स्वीकार करके अभियुक्त को छोड़ देता है। वहां प्रोटेस्ट क्या लिखा था, अभियुक्त को छोड़ देता है। फिर आगे, फिर एफआईआर कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन को, फिर नहीं, फिर भी लिखना, हाउएवर, फिर भी, हाउएवर, फिर भी एफआईआर कर्ता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन को पेश करने पर, प्रोटेस्ट पिटीशन को पेश करने पर उसे उसे परिवार कंप्लेंट मानकर संज्ञान ले सकता है। उसे परिवार कंप्लेंट मानकर संज्ञान ले सकता है। और बीएनएसएस सेक्शन 223 में, बीएनएसएस सेक्शन 223 223 में गवाहों का बयान, विटनेसेस का स्टेटमेंट ले सकता है। गवाहों का बयान, विटनेसेस का स्टेटमेंट ले सकता है। बीएनएसएस सेक्शन 223 में गवाहों का बयान ले सकता है, वही सीआरपीसी 200 वाला ले सकता है। ये जो आपने लिखा है, इसको दूसरे शब्दों में हम आपको बता दें, अंतिम रिपोर्ट पेश होने पर स्वीकार करते हुए यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को छोड़ दिया है, फिर भी वह प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट मानकर कार्यवाही आगे बढ़ा सकता और अभियुक्त को तलब कर सकता। यही चीज आपने लिखा है, इसी के दूसरे शब्दों में कर लीजिए चाहे। जहां पर अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट मामले को क्लोज करते हुए अभियुक्त को छोड़ देता है, फिर भी वह प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट मानते हुए कॉग्निजेंस लेकर के अभियुक्त को तलब कर सकता। यानी अभियुक्त घर पे छूट गया और गया वहां डीजे उजे मंगवाए, बजवा रहा है, आज मेरे यार की शादी, तब तक पुलिस वाले पहुंच गए, वापस बारात लेके चल, क्योंकि फिर से कंप्लेंट हो गया। चलिए भाई क्या बात है, क्योंकि अब वार है, ऐसे कैसे होगा, उसी समय उनको सुनना चाहिए था, उसी समय बुलाना चाहिए था। हमने सारा गांव में बता दिया, जज साहब हमें छोड़ दिए, निर्दोष हैं। ये मैटर है। देखिए समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन चुनौतियों भरा खेल ही है वकालत या बीएनएसएस। सीधा सीधा थोड़े, सीधा सीधा रहेगा तब तो ठीक है, मूल कर्तव्य बताइए, लिखते चले जाइए एक तरफ से। ये केवल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य नहीं है, केवल कर्तव्य है, ध्यान रखिए।
कि आप अपने केस को जब प्रोटेस्ट यहां आके करेंगी तो जज साहब की करेंगे, साहब अप्रेंट ऑन रिकॉर्ड ही सारा केस गड़बड़ है, इस केस को इसमें कॉग्निजेंस लिया जाए। आप इसमें कॉग्निजेंस लेंगे, दूसरी पार्टी कहेगी इसमें लीजिए साहब, है ना धीरज? सभी ध्यान से देखना। दोनों में फर्क क्या है? स्टेट केस हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगी, तो फिर आप घर पे आराम से सोए रहिए, पुलिस अपना चलेगी। अब पुलिस अपना देखेगी, स्टेट केस हो गई तो फिर दबाव भी दूसरी पार्टी पर रहेगा, पुलिस पर भेज करके डंडे भी बरसवा सकती हैं उसको, ये साहब मैं यहां कोचिंग कर रहे हूं, जाओ उसको मुजफ्फरपुर मार के आओ 2 थप्पड़, हमारा मेंटेनेंस दे रहा, केस इसमें चली, मारेगी उसको मेंटेनेंस में। पुलिस केस आप करवाने का निवेदन करेंगी, ध्यान रखना। क्यों करेंगी? पुलिस केस बहुत तेजी से दौड़ेगी, डिस्प्रिन और कंप्लेंट इज होम्योपैथिक, ये फर्क है दोनों का। सब चाहेंगे हमारी केस इसी में हो, जज साहब इसमें कॉग्निजेंस ले। यही किया था राणा ने वहां पे, जब पुलिस वाले ने उनको परेशान किया तो उन्होंने पुलिस वाले को परेशान करना शुरू कर दिया। चलो भाई हमारी बात नहीं, क्योंकि इसमें जब संज्ञान करेंगे तो बहुत सीमित अवसर है, कारण सारे गवाह उसमें निश्चित हैं, ये 2-3 गवाह रहेंगे, इसमें इनको विस्तृत है, इसमें इनको विस्तृत पावर होगा। ये सब कहानी अभी अपना नहीं जानते, बस थोड़ा समय क्योंकि ये टॉपिक सामने आ चुका है, दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। ये सब डिस्क्रेशन टाइप का है। जब आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस बंद होने वाली हो, आप वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, दुहाई सरकार की, ये क्या कर रहे हैं आप? उस पेपर में देखिए साफ साफ गड़बड़ लिखा हुआ, साफ साफ। क्या गड़बड़ बताओ तो? अरे साहब देखिए, मैं 18 से कम हूं, दैट इज पॉक्सो एक्ट, सो दैट इज फिट केस। इसलिए सबको पकड़िए, एलांग विद अयोध्या के राजा को भी जेल भेजिए, क्योंकि ये उन्हीं का मंत्री है, ये उन्हीं का सेवक है। लड़की 12 साल की है, एक उदाहरण ही आ गया सामने, देखिए अयोध्या वाली केस का। तो इन्होंने इस केस को बंद किया था, एफआईआर लग गई थी, और उस एफआईआर पर उधर से लड़की, उसके पिता आपत्ति के, साहब आपको दिख नहीं रहे 12 साल, हाई स्कूल, इसकी सर्टिफिकेट देखिए, जो सर्टिफिकेट किसकी देखी इसमें, 12 साल की है, तो ये केस तो एकदम ओपन है। तो इन्होंने खड़ दे इस एफआईआर को कन्वर्टेड इनटू इसमें, बिकॉज दैट इज बिलो 18 ईयर एंड मेडिकल सपोर्टेड हो जाए। सामने से एक उदाहरण सबसे अच्छा है। मान लीजिए यही केस जो है, जो अयोध्या की केस है, 12 ईयर की लड़की है, उसके साथ घटना घटी है, उसके वीडियो बना ब्लैकमेलिंग है, ये सारा एविडेंस है, और चूंकि वो सपा पार्टी के हैं तो सपा आज एनटी में है। मान लीजिए सपा का सरकार होती और पुलिस वाले फाइनल रिपोर्ट लगाते, जब पुलिस वाले फाइनल रिपोर्ट लगाते तो इसी में मामला ये आ जाता, उस समय की बात अगर होती तो फिर वो उसके परिवार वाले आते, बताते जैसा भी गलत हो रहा। क्यों गलत हो रहा? देखिए इन कारणों से यह केस पुलिस केस में चलनी चाहिए। कैसे है? पुलिस पॉक्सो एक्ट को सारे प्रावधान वो बताते हैं, इस अनुसार ये केस चलेगी और इसमें संज्ञान ले लीजिए। स्टेट केस में आप इसको संज्ञान ले लीजिए। तो उमेश, इसमें स्टेट केस कहने कहिएगा, ये स्टेट केस में हमारा ट्रीट कर दीजिए, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए साहब, आगे और इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, उसी प्रोटेस्ट में कहिए और आगे इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। और नहीं तो संज्ञान देखिए इसमें मत करवाइएगा, इसी में करवाइएगा संज्ञान साहब, इसमें लिया जाए, यानी उसी एफआईआर के आधार पर संज्ञान लिया जाए। और क्यों लिया जाए? कारण मैंने आपको बताया, जो पुलिस केस होती है उस पर अभियुक्त का दबाव रहता है, उस पर अभियुक्त का दबाव रहता है। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? इस क्वेश्चन को जैसे लिखा है, अगर आपने नोट किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप बार बार लिखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, बार बार उसको लिखिएगा।
और आपको बता दें, अब आपकी शिकायत नहीं है, 50 बच्चों में कम ज्यादा से ज्यादा इसको 5 या 6 बच्चे लिख पाते हैं। आप कहेंगे चैलेंज, कारण है कि बच्चे सीधा क्वेश्चन तो लिख लेते हैं, जैसे सीधा लिखा गया है, जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी है, छाप दिए, ले दिए, दे दी, बिना वारंट गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। क्या बुद्धि लगानी? देखिए एक बुद्धि तो यही आ गई, इसको अटैच कर दीजिए ले जाकर। अब देखिए एक और हम मामला आपको बताते हैं, वो मामला जरा सा सुनिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीओसी कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसकी धारा 19 है, 1, इसकी धारा 19(1) है, जिसमें यह लिखा गया है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर करप्शन का मुकदमा चलाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए, राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, इसमें लिखा गया है। अब आप जानते हैं राज्य सरकार का आदमी ही करप्शन करता है। जैसे जैसे हेल्थ विभाग, उत्तर प्रदेश का हेल्थ विभाग है, और हेल्थ विभाग में आप जानते हैं बहुत बहुत आता है, बहुत कुछ आता है। हॉस्पिटल में देखिए मरीजों का भोजन, बेड, सारा कुछ फ्री रहता है, बिल्कुल खाना वाना फर्स्ट क्लास साफ सुथरा आता है, लेकिन फिर भी ये सब गड़बड़ कर जाते हैं। अब उसी हेल्थ विभाग में करप्शन में हेल्थ मंत्री फंस गए। अब हेल्थ मंत्री अगर फंस गए, और आप जान ही रहे हैं हेल्थ मंत्री कौन उत्तर प्रदेश का है इस समय। अब हेल्थ मंत्री और चीफ मिनिस्टर में थोड़ा सा तनातनी है, तो आप लोगों को फिर फंसा दिए जीके वाला मैटर। हेल्थ मिनिस्टर का नाम याद किया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड अदर इज हेल्थ मिनिस्टर, क्या सही है ना? ब्रजेश पाठक, सही नहीं? यही है। तो मान लीजिए उसमें फंसे हुए हैं, करप्शन एक्ट में फंसे हुए हैं, और अनुमति किसको देनी है? योगी को, आनंदीबेन पटेल के माध्यम से अनुमति देनी है। लेकिन योगी अभी विचार ही कर रहे हैं कि दे कि ना दे। वैसे ही बाभन नाराज हैं हमसे, अनुमति दे दिए तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इन सब को होते हुए फिर क्या हुआ, अनुमति के अभाव में केस खारिज हो गई। सरकार ने अनुमति नहीं दिया, केस को संज्ञान स्तर पर खारिज कर दिया गया कि बिना अनुमति के इन पर करप्शन की केस नहीं चल सकती, केस खारिज हो गई। योगी बाबा को पता ये तो केस खारिज हो गई। खारिज होने के बाद और वो अपना गाली गलौज शुरू किए, बाबा को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किए। अब योगी के कुछ सलाहकारों ने दिया, नहीं अब अनुमति दे दीजिए आप, अब अनुमति आप दे दीजिए। अब इन्होंने अनुमति दिया और इनके अधिकारियों ने अनुमति ले जाकर के जज साहब के समक्ष पेश कर दिया। अब जज साहब उस अनुमति के बाद कागनिजेंस लिए और पाठक घूम रहे हैं। फिर उनका डीजे बंद, पुलिस पहुंची, स्वास्थ्य मंत्री वापस चलिए, हमको तो छोड़ दिया गया था, अनुमति नहीं मिली थी। नहीं, अनुमति मिली थी। सेम वही कंडीशन इसमें भी आ गया। ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन इधर आया था, क्या उनको अगर छोड़ दिया गया है, अनुमति नहीं मिली है, कांग्रेजेंस नहीं हुआ है, और बाद में अनुमति दे दिया गया है, तो फिर क्या केस चलेगी कि नहीं? अब मैटर आ गया इसका। कहानी आप समझ रहे हैं ना सारी?
कि करप्शन एक्ट में धारा 19 है, इस एक्ट की धारा ओल्ड वाली 197, इसकी वो 197 ओल्ड वाली, नई वाली तो देखना पड़ेगा, नई वाली में सुधार कुछ किए होंगे, नई वाली में 218 है। हमारी बात आप समझे कि नहीं समझे? जुनैद वाली एकदम मैटर है, वही जुनैद वाला मैटर है। और जुनैद 2023 के हैं और ये वाली केस आपकी 2024 की है। 2024 की नहीं है, अभी सावन की है, ये सावन जो चल रहा है इसी की है ये केस, लेटेस्ट केस है। तो इसमें क्या होगा एक बार फिर से समझिए। करप्शन एक्ट की धारा 19 में किसी भी भ्रष्टाचार के लोक सेवक या कोई भी व्यक्ति हो, अनुमति लेना पड़ेगा। पहले अनुमति तब जाकर के वह केस उसकी चलेगी। अगर अनुमति के अभाव का फायदा लेते हुए मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन बाद में सरकार ने अनुमति दे दिया है, और सरकार का कौन करेगा? एडवोकेट जनरल कह रहा है नहीं, आप अनुमति बाद में भी दिया गया है तो बाद में भी आप कर सकते हैं। अब इसके पीछे जानते हैं वही जूरिस्प्रूडेंस वाला लॉ है जो आप नहीं समझ पाते हैं। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा ऐसे होगा, ऐसा ऐसे होगा। दिल्ली में मोदी ने जो कहा है जैसे होगा, एक भी भ्रष्टाचारी जाने ना पावे, और बाद में भी अनुमति दे करके उसको आप अंदर करिए। आपने उनका स्टेटमेंट सुना ना, कोई भी भ्रष्टाचारी बचे ना। तो बाद में अनुमति दे करके अगर न्याय किया जा रहा है तो फिर दे दीजिए आप। मतलब एक आप गलत आदमी को सजा दिलाने के लिए अगर, तो जज साहब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जज साहब के बताएगा अगर आप यहां पर इनकारते हैं, सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा। क्यों? उसका रीजन वही है, कोई भी भ्रष्टाचारी दिल्ली में टहलने ना पावे, सब तिहाड़ जेल के भीतर पानी पिए, अर्थात जेल के भीतर रहें जितने भ्रष्टाचारी हों। तो इसमें इसीलिए आ गया, लिखिए केस का नाम शिवेंद्र नाथ वर्मा, शिवेंद्र नाथ वर्मा, ये नाम लिखिएगा। वाह वाह, सावन का नाम भी है, शिवेंद्र नाथ वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 2024 2024 सुप्रीम कोर्ट। क्या जजमेंट हमने बताया? चौबे जजमेंट क्या हमने बताया? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 91 19 सब क्लास 1 में संज्ञान के पूर्व अनुमति कॉग्निजेंस के बाद भी दी जा सकती है, यानी कॉग्निजेंस के बाद भी दी जा सकती है। पहले कॉग्निजेंस के पहले अगर नहीं ली गई है तो कॉग्निजेंस के बाद भी दी जा सकती है। देखिए इसका लॉ है, अभी करप्शन एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा किसी दिन। कॉग्निजेंस पे बहस चलती है, वकालत में कॉग्निजेंस पर बहस चलती है, दोनों पार्टियों के, दोनों लोग बहस करते हैं। बहस क्या करते हैं? इनको कुछ नहीं बहस करना, उन्हीं के करना रहता है। अभियुक्त को कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए, मेरे खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए। पूछ रहे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं केंद्र का मंत्री हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए। मैं महिला हूं, कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए। तब इसमें समझाया जाता है कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो बताते हैं क्योंकि सरकार की अनुमति नहीं ली गई। क्यों नहीं होना चाहिए? क्रिमिनल लॉ में टाइम पीरियड दिया गया है, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, इसके बाद संज्ञान नहीं होगा। तो वही है कि संज्ञान
के समय यदि अनुमति नहीं ली गई है तो फिर संज्ञान रद्द हो जाएगा, लेकिन संज्ञान के बाद भी अगर अनुमति ले ली गई है तो संज्ञान वैलिड। लिखिए, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 19 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 19 में दी गई मंजूरी भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 19 में दी गई मंजूरी ब्रैकेट में लिख लेना, अभियोजन चलाने की मंजूरी, परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन चलाने की मंजूरी, दी गई मंजूरी केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी, केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी कि वह संज्ञान के बाद दी गई है। वह संज्ञान के बाद दी गई है, कॉग्निजेंस के बाद दी गई है। कभी आपसे ये चीज पूछा जाए, जैसे विभिन्न जगहों पे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके देश की कोई बड़ी समस्या बताइए, जैसे आप विश्व में कहीं पर गए हो, कोई आप अपने देश की समस्या बताइए, तो इसका मतलब बहुत सावधानी पूर्वक जवाब आपको देना है। जैसे पॉपुलेशन पे आप कह सकते हैं, क्योंकि विदेशी जब भारत में घूमने आते हैं और विभिन्न पार्कों में टहलते हैं तो हंसते हैं, हर पार्कों में देखते हैं भीड़ भीड़ लगी है विदेशी। तो एक समस्या जैसे पॉपुलेशन की है और दूसरी समस्या एक करप्शन की है। करप्शन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते ही हैं कहां पे है, कैसे है, क्या है। आप खुद उसमें तमाम जगहों पे बिना पैसे के आपका काम नहीं हुआ होगा। कहने तो है निःशुल्क कॉपी मिलती है, एक नकल निकलवाने के लिए लेखपाल के लिखा रहेगा 2 रुपए, लेकिन उसके आगे आप जोड़ लीजिए डबल शून्य, तब जाकर के एक कॉपी वो किसी चक्रोड की किसी खाते की देता है। लेखपाल से खेत नपवाने के लिए ऑर्डर हो जाता वहां से, और उसके बाद आइए तो करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या, एक तरीके से जिसको हम कहते हैं घून की तरह लगा हुआ है। यह भी एक समस्या है। जो हम यही बोल रहे हैं यही इसमें लिखाया जाएगा जजमेंट में, जज यही लिखेगा। इस कारण से इसको बाद में भी हम अनुमति को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। कारण क्या है? कोई भी भ्रष्टाचारी छूटने ना पावे। लेकिन आगे ये नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री। जज आप हैं, आपको ये नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री। ये मैं भले बोल दिया, आप उसको लिखेंगे नहीं कभी। आप जानते हैं क्यों? अगर वो चेक करने वाला कोई कांग्रेस का आ गया कॉपी तो गोला गोला दे देगा। प्रधानमंत्री माने वो भाजपा के हैं, उधर कांग्रेसी प्रोफेसर मिल गया तो गड़बड़ जाएगा। इसलिए नहीं लिखा जाता है। जजमेंट निबंध होने में बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे धर्म एवं राजनीति पर निबंध लिखना हो तो कहीं कुछ ऐसा ना झलकने पावे कि आप किस पार्टी के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। वरना जो कॉपी चेक करने वाला प्रोफेसर है, कहीं आपको उल्टा मिल गया तो फिर गड़बड़। बहुत बैलेंस लिखना पड़ता कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जैसे जजों ने SC ST पर दिया था ना, इतना बैलेंस चीज लिखा कि संपन्न वर्ग को अलग किया जाए, बाकी जो नहीं खाए हैं उनको खिलाया जाए। इस तरीके से बैलेंस आपको होना चाहिए। इस केस में ही बैलेंस किया कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन आप लिखिए। ये हो गया है।
लिखिए, इनक्वेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? इनक्वेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, एक वर्ड और है पंचायतनामा, तीनों शब्द एक हैं। इनक्वेस्ट रिपोर्ट कामा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, तीनों शब्द लिख लीजिए, कामा पंचायतनामा से आप क्या समझते हैं? हिंदी मीडियम वालों के लिए तीनों जानना पड़ेगा। से आप क्या समझते हैं? इनक्वेस्ट रिपोर्ट यानी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, पंचायतनामा, पंचनामा कर दो, पंचनामा, पंचनामा कर दीजिए, पंचनामा। आगे आइए 194, 194, आप 194 खोलिए। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में सरिता पंचायतनामा ही लिखा है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में व्यवहार में पंचनामा बोला जाता है, पुलिस वाले पंचनामा बोलते हैं, पुलिस एक्ट में जो है वो पंचायतनामा लिखा है। पुलिस रेगुलेशन में, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 132, पुलिस रेगुलेशन पैरा 132 में पंचायतनामा ही लिखा है। पंचायतनामा भरने का अधिकार, पंचायतनामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट केस डायरी में लिखा जाना वगैरह वगैरह। चलिए आइए 194 को एक बार आप देख लीजिए। कभी आप सुनते होंगे एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम ये होता है कि शरीर के बाहर लगी हुई चोटों को देखा जाता है, ऊपर जितनी चोटें लगी हुई। और पोस्टमार्टम में अंदरूनी चोट को देख करके पता लगाया आदमी एक्सपायर कैसे हुआ। एंटीमार्टम में जैसे आपके शरीर को देख करके, जैसे तमाम बच्चे आते हैं यहाँ पे, अरे ये कैसे लग गया, ये कैसे चोट लगी, एक्सीडेंट हो जाता है मोटरसाइकिल व्हीकल से, कहीं यहां पर निशान, यहां पर निशान, हाथों पे निशान। तो एंटीमार्टम मतलब बाहर की शारीरिक चोटों, जब किसी आदमी मरता है तो उसकी सबसे पहले बाहर की चोटों को देखा जाता है, पूरे शरीर पर बाहर पे कहां कहां चोट लगी हुई है। फिर उसके बाद वो पोस्टमार्टम करने वाला जो दारू पी करके चीनी हथौड़ी लेके काटना शुरू करता, पहले पीता हो क्योंकि बदबू करती है। भाई लाइन में लगे रहते हैं, तमाम वीआईपी लोगों का तो हो जाता है तुरंत, बाद में टाइम लगता है। फिर उसको अंदर देखा जाता है किन कारणों से मरा है। एक तरीके से इसमें एंटीमार्टम की सारी चीजें हैं। बाहर पहले एंटीमार्टम करते हैं, बाहर देखते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे कभी कोई पेड़ से गिर के मर गया हो, कहीं कोई थ्रेसर के अंदर हाथ चला गया मर गया हो, या आंख बंद करके जा रहे हैं किसी कुएं में गिर गए हो वहां मर गए हो, आम का समय आम पे चढ़ गए टपक गए, अकेले हैं कोई बचाने नहीं आया है, या ट्रेन से गिर के मर गए हो। ये सारी मृत्यु जब होती है उनमें ये जांच की जाती है। आज उसी को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड ईटीसी। जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है,
किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। ये हमारे यहाँ खूब मिलता है केस, हमारे यहाँ घर के पास में। जब ट्रेन खड़ी होती तो हम लोग पता लग क्या वो कट गया आदमी, एक आदमी कट गया, तो कटने वाला क्या हो गया, तीसरी लाइन में आत्महत्या कर ली है। आया ना, पत्नी है तो पति से नाराज, पति है पत्नी के नाराज से, तीसरा मानसिक विक्षिप्त। 3 लोग होते हैं अक्सर, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त रहते हैं और पति पत्नी में से नाराज होकर के एक दूसरे से जाते हैं। और जाते हुए अब ट्रेन, अच्छा चलते कहाँ, चूंकि दोनों तरफ घास रहती है तो उस पर चलते हैं। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा टर्निंग है इससे ही, अब ट्रेन ऐसे धीरे से आ जाती, उनको पता नहीं चलती, बिजली वाला लग गया, साँध आई, उनको धड़ाम दौड़ा दी, और किनारे भी रहे तब भी झटक दी। उन्हीं का है 194 आत्महत्या। अब सवाल है कि उन्होंने आत्महत्या किया या कोई उठा के उनको फेंक दिया, ये दोनों वाला पॉइंट है। एक केस मैंने आपको पढ़ाया था एविडेंस में, जो पत्नी नाराज होकर के बैसाखी लेकर के रात में निकल पड़ी, वो केस एविडेंस में आया था, 113 में था। पत्नी पति से थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, सब सो गए, पता नहीं क्या उसके दिमाग पर, रात में अपनी बैसाखी उठाई, धीरे धीरे सड़क से इस पार से उस पार जा रही थी, पार करने में कोई मार दिया, वहीं गिर गई, मर गई। हो गया बवाल कि पति ने मार करके सड़क पे फेंक दिया कि वह अपने आप मरी। प्रश्न यही आया, इसकी जांच किया जाए। सारे लोग कह रहे थे शाम को झगड़ा हुआ था, इन्होंने लोगों ने मारा, लेकर सड़क पे फेंक दिया, दुर्घटना बनाया। बड़ी इंटरेस्टिंग केस थी ये। एविडेंस के समय इस पर हमने आपको बताया था, अन्य परिस्थितियों भी न्यायालय देखेगा। उसमें शब्द आया था अन्य परिस्थितियां, मतलब विकलांगता का भी देखेगा। यहां विकलांग, अगर विकलांग नहीं होती तो परिणाम दूसरा होता। जैसे सही सलामत होती, सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट होता, एक विकलांग है, बैसाखी छूट गई, गिर गई, इसी संदेह का मामला जांच करना है पुलिस को, यही संदेह का मामला जांच करना है जज को। अनावश्यक हस्बैंड दोषी में ना माना जाए। आप बैसाखी लेके चल रही हैं, हो सकता है कहीं छटक गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, गिर गए हो। जैसे आप देखते नहीं, ट्रेन पास करते हुए, जैसे ट्रेन कोई खड़ी है तो भारत वाले को आप जानते हैं ट्रेन के नीचे से जाते हैं, मालगाड़ी रहती नीचे से पार होना चाहते हैं। प्लेटफार्म पे चढ़े हैं, बाथरूम में घुस गए, ट्रेन चल पड़ी, फट दे निकले, गिरे, हाथ पैर टूट गए। दोनों बोगियों के बीच में खड़े हैं, वहां से नीचे चले गए। ये सब जहां होता उन्हीं सब में ये दिक्कत आती है। तो देखिए पुलिस वालों को, देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिंगल लाइन थी, अब डबल लाइन अभी हुई है 1 साल से। दोनों लाइनों पर आए दिन कोई न कोई डिस्टर्ब होता रहता। वहां से पुलिस स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है। गाड़ी खड़ी होती है, ट्रेन का एक रूल्स है, गाड़ी खड़ी होगी, जब कोई कटेगा तो गाड़ी खड़ी होगी और तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि उसकी डेड बॉडी की व्यवस्था ना किया जाए। अगर वो गाड़ी चली गई है तो पिछली गाड़ी आएगी, वो खड़ी रहेगी, जब तक व्यवस्था नहीं कर देगी इस डेड बॉडी की तब तक आगे वो नहीं जाएगी। पहली वाली को तो पता भी नहीं चलता, पहली चली जाती है, दूसरी आएगी तो रुकेगी, रुक करके वो इंफॉर्मेशन लोकल चौकीदार को, उस गांव के चौकीदार को देगी। चौकीदार जान रहे हैं ना, उसका चुनाव चिन्ह लाल गमछा, वो लाल गमछा पहन करके वहां जाता है। फिर वहां पर जब पहुंचेगा तो फिर वो सूचना देगा पुलिस स्टेशन पर, और फिर पुलिस स्टेशन से आएंगे, फिर उस डेड बॉडी को ये लोग लेके आएंगे। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक, इनकी जिम्मेदारी है उस डेड बॉडी को, पुलिस एक्ट में व्यवस्था है सारी, हिंदू मुस्लिम के अनुसार जो उस पर पहचान अगर हो उसका दफन या जलावें। लेकिन कोई पुलिस वाला हिम्मत नहीं करता है, पहले उसका पोस्टमार्टम करवाता है। हमारे यहाँ एक बार हुआ था, हम ये पुलिस वाले से पूछे काफी पहले से ये बात, कि जब आपको पता है स्पष्टतः ये ट्रेन से कटा है, तब भी आप इसको ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए, उस समय आपका अनावश्यक नुकसान होगा। कहा हम अपने बचाव के लिए करना पड़ता है, कल पर हम पर क्लेम हो जाए पुलिस ने इनकाउंटर में मारा। तो जब मृत्यु का प्रमाण पत्र, एविडेंस है, काज ऑफ डेथ लिख के आ जाएगा तो हम अपना सेफ बच जाएंगे।
वरना हम वैसे भी मानवाधिकार से परेशान। आए दिन पुलिस वालों ने ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया। अब प्रमाण पत्र हमें लेना पड़ेगा, तो प्रमाण पत्र लिए रहेंगे, हम लोग चैन से सोएंगे। तो यही है इसमें, जब पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली इस गांव के पास इस पेड़ से गिरकर, इस ट्रेन से गिरकर ये आदमी मरा है, तो इस सूचना को पाने के बाद पुलिस अधिकारी संबंधित एसडीएम, फिर एसडीएम के पास सूचना जाएगी, फिर ये लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। और जब पूरा ये सब करेंगे तो वहां के 2 लोगों को जो प्रतिष्ठित हैं, 24 प्रतिष्ठित, अरे इनके क्या होगा, इनके हॉस्टल में जो है वहां प्रधान रहेंगे नहीं, त्रिवेणी हॉस्टल में प्रतिष्ठित कैसे लिया जाएगा? वार्डन, ये सही कहा आपने, वार्डन अगर अंग्रेजों वाले हो, 2 गुट बनाए हो वहां पे, प्रतिष्ठित मतलब गांव में प्रधान, और हॉस्टल जैसे शब्द आया तो हॉस्टल में वार्डन, इन्होंने सही दिमाग लगाया, हॉस्टल में वार्डन को लिया जाएगा। 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, और 2 ही नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी है इसमें, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, उनकी साइन ली जाएगी, वही जाकर के विटनेस बनेंगे, फिर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अब एक और मैटर है, वो मैटर है महिलाओं वाला। शादी से 7 वर्ष के भीतर या तो आत्महत्या की है, या तो उनको जला वगैरह के मार दिया गया है, या संदेह है कि उसके मृत्यु के बारे में, तो मेडिकल कराना जरूरी है, पोस्टमार्टम फिर करवा दीजिए, जरूरी है। इवन लाश अगर कहीं दबा दी गई है ले जाकर गांव वालों से जबरदस्ती, जली ना हो, तो फिर उसका निकाल करके ले जाकर के पुलिस वाले कराते हैं। लेकिन इसमें लिखा है सड़ी ना हो, मतलब इतना ज्यादा गड़बड़ ना हो, वरना वहां से निकाल करके ले जाकर के फिर कराएंगे। तो आइए पढ़िए, आगे ये शब्द आ गया, रिसीव इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड। प्रैक्टिकल बताते हैं आपको, यही टाइम था, लगभग यही टाइम था, हमारे पास हमारे चैम्बर के लोग आए, मैं क्लास ले रहा था, कहें साहब आप क्लास रोकिए जरा, आइए चैम्बर में। ऑफिस में गए, क्या बात हुआ? कहें एक आत्महत्या हो गई है तेलियरगंज में, पटेल, रामपूजन पटेल वही है ना, रामपूजन पटेल के बगल में एक लड़का आत्महत्या कर लिया था, उनके साले का लड़का था, लेकिन वो इतना डरते थे, वो जा नहीं रहे थे। तब 3 लोग चैम्बर से, 4 लोग मिल करके वहां गए, और जो आत्महत्या किया था लड़का, ये 24-25 साल का, और सुकटी थाना वाले पहुंच करके, वो था उसमें क्या होता है ना, दरवाजे के ऊपर इतना खुला रहता है, तो उसके भीतर से सिटकनी खोल करके फिर अंदर घुसे थे, डेड बॉडी को वहां पर सील करके रखते। फिर हम लोग पहुंचे, ये मैटर ही पहली लाइन वाला है। सिकुटी थाना में तेलियरगंज आता है, तेलियरगंज से बाकी बच्चों ने सूचना भिजवाई कि इस लाज में ये आदमी मर गया है। सिकुटी वाले थाने तेलियरगंज गए, रामपूजन पटेल के जस्ट बगल में लाज है। फिर उस बच्चे को वहां से निकाला गया, उसको सिला गया, उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, कहीं से कोई आपत्ति नहीं किया, मकान मालिक से किसके क्या है, कभी कभी होता आपत्ति होती है, इन्होंने टार्चर किया, इन्होंने, कोई उस पर थी नहीं। फिर वो शिवकुटी थाना आया, शिवकुटी थाने से स्वरूपरानी गया, स्वरूपरानी में रातों रात ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से उसके घर वाले आए, अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, वापस ले गए। दैट इज दैट, ये इतना है एकदम। तो देखिए इसमें पुलिस को जब सूचना मिलती है, क्या मिलती है, किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो फिर क्या मिलती है, पहला आ गया आत्महत्या कर ली है, उसके आगे जीव जंतु या यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है। पहला यहां आया जीव जंतु, शेर को चारा खिला रहे थे चिड़ियाघर में, किसी यंत्र, थ्रेसर में गेहूं डालते हुए हाथ चला गया, खींच लिया,
या दुर्घटना द्वारा मारा गया है या ऐसी परिस्थितियों में मरा है तो मृत्यु समीक्षा करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देगा। हमने बताया ना, एसडीएम को सूचना दे देंगे पुलिस वाले, हम यहां जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, हम यहां पर जा रहे हैं। फिर क्या होगा, वहां पर ये सब पहुंच गए। ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर जहां पर है वहां पड़ोस के 2 या अधिक, अंडरलाइन करना, पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा। अर्थात इस धारा में अन्वेषण 2 या अधिक व्यक्तियों के निवासियों की उपस्थिति में करेगा। ये प्रतिष्ठित वाला इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग कि प्रतिष्ठित का निर्धारण आप कैसे करेंगे। और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। अब दृश्यमान कारण क्या होता है, अब उस क्लास में बोलना भी ठीक नहीं, उसको हम बोलेंगे नहीं, तमाम कारण उसमें होते हैं। जैसे वहां पर दृश्यमान कारण, जैसे वो फांसी अगर लगे रहेगी तो वहां पे नीचे यूरिन गिरी रहेगी, यूरिन गिरती है उसका। अकॉर्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मोदी की किताब है, उसमें बताया रहेगा कि वहां पर यूरिन गिरेगी और बाकी काली माता की तरह जीभ भी निकलती है, यहाँ पर निशान बनता है, आंखें खुली रहती हैं, ये सब चीजें रहती हैं, छोड़ दीजिए बाकी। फिर घाम, अस्थिन भंगों, वो सब किताब में बना हुआ चिन्ह, ऐसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में सब बना हुआ है, वहां से देखा हम लोगों ने, वो बना करके दिखाए हैं। तो देखिए, अस्थिभंगों, नीलों, क्षतियों, चिन्हों शरीर पर पाए जाएं, बर्डन होगा, सब लिखते हैं मेडिकल रिपोर्ट में, सब लिखा रहेगा कि कहां कहां कौन सी क्षति हुई है, कौन अंदर हुई है, कौन बाहर हुई है। ऐसे चिन्ह किस प्रकार से हैं और किस आयुध या उपकरण द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। जैसे नाखून से चोट लग जाना, नाखून से अपने को बचाने के लिए नाखून से मार रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा। अब दूसरे पॉइंट पे आइए।